मित्रों, जिम कॉर्बेट की बुक द चौगढ़ टाइगर का ये छठा भाग है। मैंने पिछले भाग में बताया था कि मैंने डालकनिया में अपने दोस्तों से विदा ली और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर बनी जंगल की सड़क तक पहुंचने के लिए 2 मील की चढ़ाई वाला रास्ता तय करना शुरू कर दिया। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं कि एक हफ्ते से बाघिन के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। इस खबर की कमी ने मुझे और भी ज्यादा सावधान कर दिया और कैंप छोड़ने के 1 घंटे बाद मैं बिना किसी रुकावट के पहाड़ी की चोटी के पास एक खुले मैदान में पहुंच गया, जो जंगल की सड़क से 100 गज की दूरी पर था। वह मैदान नाशपाती के आकार का था, लगभग 100 गज लंबा और 50 गज चौड़ा था, जिसके बीच में बारिश के पानी का एक ठहरा हुआ तालाब था। सांभर और दूसरे जानवर इस तालाब का इस्तेमाल पानी पीने और कीचड़ में लौटने के लिए करते थे और इसके चारों ओर के निशानों को देखने की उत्सुकता में मैंने वह रास्ता छोड़ दिया जो मैदान के बाईं ओर से गुजरता था और एक चट्टान के नीचे से सट कर जाता था, जो सड़क तक फैली हुई थी। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, मैंने पानी के किनारे की नरम जमीन पर बाघिन के पंजों के निशान देखे। वह उसी दिशा से तालाब के पास आई थी जिस दिशा से मैं आया था और जाहिर है मेरे आने से घबरा कर उसने पानी पार किया और मैदान के दाईं ओर के घने पेड़ों और झाड़ियों वाले जंगल में चली गई। एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया, क्योंकि अगर मैंने आगे की तरफ भी उतनी ही सावधानी से नजर रखी होती जितनी पीछे की तरफ रखी थी, तो उसे मुझे देखने से पहले ही मैं उसे देख लेता। खैर, हालांकि मैंने एक मौका गंवा दिया था, लेकिन अब सारे फायदे मेरी तरफ थे। बाघिन ने मुझे देख लिया था, वरना वह तालाब पार करके इतनी तेजी से किसी सुरक्षित जगह की ओर नहीं भागती, जैसा कि उसके पैरों के निशानों से साफ पता चल रहा था। मुझे देखने के साथ साथ उसने यह भी देख लिया था कि मैं अकेला हूं और जैसा कि तय था, वह किसी झाड़ी या आड़ से मुझे छिपकर देख रही थी। इसलिए उसने यही सोचा होगा कि मैं भी उसी की तरह तालाब पर पानी पीने के लिए जा रहा हूं। अब तक मेरी हरकतें बिल्कुल स्वाभाविक थी और अगर मैं उसे यह यकीन दिलाता रहूं कि मुझे उसके वहां होने का जरा भी अंदाजा नहीं है, तो शायद वह मुझे एक और मौका दे दे। मैं थोड़ा झुककर अपनी टोपी के नीचे से चारों ओर बहुत पैनी नजर रखता हुआ कई बार खांसा, पानी में हाथ पैर मारकर उसे उछाला और फिर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रास्ते में सूखी टहनियां बटोरते हुए मैं उस खड़ी चट्टान के नीचे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने एक छोटी सी आग जलाई और चट्टान से पीठ टिकाकर एक सिगरेट सुलगा ली। जब तक कि मेरी सिगरेट खत्म हुई, तब तक आग भी बुझ चुकी थी। फिर मैं जमीन पर लेट गया। अपना सिर अपनी बाईं बाह पर टिकाकर मैंने अपनी राइफल जमीन पर रख दी और मेरी उंगली राइफल के ट्रिगर पर ही थी। मेरे ऊपर वाली चट्टान इतनी खड़ी थी कि किसी भी जानवर के लिए उस पर पैर जमाना नामुमकिन था। इसलिए मुझे सिर्फ अपने सामने की तरफ ही चौकसी रखनी थी और चूंकि आसपास की घनी झाड़ियां या आड़ मेरी जगह से 20 गज से ज्यादा नजदीक कहीं भी नहीं थी, इसलिए मैं पूरी तरह सुरक्षित था। इस पूरे समय के दौरान न तो मैंने कुछ देखा था और न ही कुछ सुना था, फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वह बाघिन मुझे ही देख रही है। मेरी टोपी का किनारा जहां एक तरफ मेरी आंखों को तेज रोशनी से बचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेरी नजर में कोई रुकावट भी नहीं डाल रहा था।
और मैं एक एक इंच करके अपनी नजर की पहुंच में आने वाले जंगल के हर हिस्से को बारीकी से निहार रहा था। हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था और न ही कोई पत्ता हिल रहा था, न ही घास का कोई तिनका। मेरे आदमी जिन्हें मैंने यह हिदायत दी थी कि वे कैंप से निकलते ही एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहें और जंगल की सड़क पर मुझसे मिलने तक लगातार गाते हुए आगे बढ़ें, अभी 1.5 घंटे बाद ही वहां पहुंचने वाले थे। और इस बीच इस बात की पूरी पूरी संभावना थी कि वह बाघिन अपनी यार से बाहर निकलकर मुझ पर घात लगाने की या फिर सीधे मुझ पर हमला करने की कोशिश करे। कई बार ऐसा होता है कि समय बहुत धीरे धीरे कटता है और कई बार ऐसा लगता है कि समय उड़ रहा है। मेरी बाईं बाह जिस पर मैंने अपना सिर टिका कर रखा था, उसमें चुभन होना बहुत पहले ही बंद हो गया था और वह सुन पड़ गई थी। फिर भी नीचे घाटी में आदमियों के गाने की आवाज मुझ तक बहुत जल्दी ही पहुंच गई। आवाजें और तेज होती गई और कुछ ही देर में मैंने उन आदमियों को देख लिया जब वे एक तेज मोड़ से मुड़ रहे थे। शायद इसी मोड़ पर उस बाघिन ने मुझे देखा होगा। जब वह पानी पीने के बाद अपने कदमों पर वापस मुड़ रही थी, एक और नाकामी और इस यात्रा का आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। मेरे आदमियों के आराम कर लेने के बाद हम सड़क पर चढ़े और उस सफर पर निकल पड़े जो आगे चलकर हैरा खान के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक का एक बहुत लंबा 20 मील का सफर साबित हुआ। खुले मैदान में कुछ 100 गज चलने के बाद सड़क एक बहुत घने जंगल में घुस गई। यहाँ मैंने अपने आदमियों को आगे चलने को कहा, जबकि मैं सबसे पीछे चल रहा था। हम इसी क्रम में लगभग 2 मील आगे बढ़ चुके थे जब एक मोड़ से मुड़ते ही मैंने सड़क पर एक आदमी को बैठे हुए देखा जो अपनी भैंसों को चरा रहा था। अब नाश्ते के लिए रुकने का समय हो गया था, इसलिए मैंने उस आदमी से पूछा कि हमें पानी कहाँ मिल सकता है। उसने अपने ठीक सामने पहाड़ी के नीचे की ओर इशारा किया और बताया कि वहां नीचे एक झरना है जहां से उसके गांव, जो पहाड़ी के ठीक दूसरी तरफ ही था, वो पानी मिलता है। हालांकि हमें पानी के लिए पहाड़ी से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते तो हमें सड़क पर ही एक अच्छा झरना मिल जाता। उसका गांव उसी घाटी के ऊपरी सिरे पर बसा था जहां पिछले हफ्ते लोहाली की एक औरत को उस आदमखोर बाघिन ने मार डाला था। उसने मुझे बताया कि तब से उस आदमखोर के बारे में कोई खबर नहीं मिली है और यह भी जोड़ा कि शायद अब वह जानवर जिले के दूसरे छोर पर पहुंच गया होगा। मैंने उसे बताया कि मुझे उस तालाब के पास उस बाघिन के ताजा पंजों के निशान दिखे थे। इस तरह मैंने उसके मन से यह गलतफहमी दूर कर दी। साथ ही मैंने उसे जोर देकर सलाह दी कि वह अपनी भैंसों को इकट्ठा करे और तुरंत अपने गांव लौट जाए। उसकी भैंसें, जिनकी संख्या लगभग 10 थी, बिखरी हुई हालत में सड़क की ओर ऊपर चढ़ रही थी। उसने कहा कि जैसे ही वे भैंसें चरते चरते उस जगह तक पहुंच जाएंगी जहां वह बैठा था, वह वहां से चला जाएगा। मैंने उसे एक सिगरेट दी और उसे आखिरी बार चेतावनी देते हुए वहां से आगे बढ़ गया। मेरे जाने के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे गांव के लोगों ने तब बताया जब कुछ महीनों बाद मैं दूसरी बार उस जिले में गया। जब वह आदमी आखिरकार उस दिन घर पहुंचा तो उसने वहां जमा हुए गांव वालों को हमारी मुलाकात और मेरी चेतावनी के बारे में बताया। उसने कहा कि जब उसने मुझे सड़क के एक मोड़ पर, जो 100 गज दूर था,
मुड़ते हुए देखा तो उसने वह सिगरेट जलाने की कोशिश की जो मैंने उसे दी थी। हवा चल रही थी और माचिस की लौ को बचाने के लिए वह आगे की ओर झुका। इसी हालत में किसी ने पीछे से उसका दाहिना कंधा पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। उसके मन में सबसे पहला ख्याल उस टोली का आया जो अभी अभी उसे छोड़कर गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मदद की पुकार उन तक नहीं पहुंची। हालांकि मदद पास ही थी। जैसे ही भैंसों ने उसकी चीख सुनी जो बाघिन की गुर्राहट के साथ मिली हुई थी, वे सड़क पर दौड़ पड़ी और बाघिन को भगा दिया। उसका कंधा और बांह टूट चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने एक बहादुर रक्षक की पीठ पर चढ़ पाया और बाकी झुंड के साथ अपने घर पहुंचा। गांव वालों ने उसके जख्मों पर जितना हो सका मरहम पट्टी की और उसे लगातार 30 मील पैदल चलकर हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचाया, जहां भर्ती होने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जब एट्रोपोस जो जीवन के धागे को काटती है किसी एक धागे को काटने से चूक जाती है तो वह किसी दूसरे धागे को काट देती है, और हम इंसान जो यह नहीं जानते कि एक धागा क्यों छूट गया और दूसरा क्यों कट गया, इसे किस्मत, तकदीर या जो चाहे वह नाम दे देते हैं। 1 महीने तक मैं एक खुले तंबू में रहा, जहां से सबसे नजदीकी इंसान भी 100 गज दूर था। सुबह से शाम तक मैं जंगलों में भटकता रहा। कई बार तो मैंने औरत का भेष भी बनाया और उन जगहों पर घास काटी जहां जाने की हिम्मत किसी भी स्थानीय निवासी में नहीं थी। इस दौरान मुमकिन है कि वह आदमखोर बाघिन मुझे अपना शिकार बनाने के कई मौकों से चूक गई हो, और अब जब वह अपनी आखिरी कोशिश कर रही थी तो इत्तेफाक से उसकी मुठभेड़ इस बदनसीब आदमी से हो गई और उसने इसे अपना शिकार बना लिया। मित्रों, कहानी को यहीं क्लोज करते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।